Hello, aspirants. My name is Sakshi, and I welcome you all to this sociology series. So, I'll be covering sociology from a UPSC mains point of view. I really hope कि आप लोगों को ये videos पसंद आए, and I'm really thankful to Study IQ for giving this opportunity to passionate educators like me जो आके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें पढ़ा सकते हैं और आप लोगों की देश भर में मदद कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। Today we'll be covering three topics. First is sociology and its importance. Second is tradition यानी traditional society. And the third is modern यानी modern society. ये जो हम बात करने वाले हैं we'll be talking with respect to Western European society. तो आज के इस वीडियो में गाइज आई विल बी डीलिंग विद दीज थ्री टॉपिक्स बट इसके बारे में डिटेल में हम आगे जाके आगे वीडियोस में बात करने वाले हैं। आज आपको आपके लिए बस एक जिस्ट है, एक सॉर्ट ऑफ एक प्रीव्यू है ऑफ वट एवर वील बी स्टडिंग लेटर ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ सोशोलॉजी। सो गाइज सोशोलॉजी है क्या? सोशोलॉजी इज़ बेसिकली साइंस ऑफ सोसाइटी एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जो भी सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंसान को स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। सिमिलरली जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट एक इंसान से बढ़कर एक से ग्रुप ऑफ पीपल को एक ग्रुपल बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोसाइटी को बिहेव करता है। सोसाइटी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उस सोसाइटी का पूरा सोसाइटी का बिहेवियर क्या होता है उसको जो स्टडी करता है वो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। नाउ गाइज रिमेंबर सोशियोलॉजी में हम हम हर एक फिनोमिना को स्टडी नहीं करते हैं। हम उन फिनोमिनास को स्टडी करते हैं जो पूरी सोसाइटी फॉलो करती है। तो हम आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कोई भी एक्स वाई जेड फिनोमिना लाके आप किसी सोशियोलॉजिस्ट से ये नहीं पूछ सकते कि अच्छा ये ऐसा क्यों करता है, ये एक्स वाई जेड पर्सन या ये ग्रुप ऑफ पीपल ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं जो चीज़, उसको सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, पर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको नहीं। तो एक हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो पैटर्न एक पर्टिकुलर सोसाइटी फॉलो कर रही है उसको सोशियोलॉजिस्ट अच्छे से पढ़ेंगे। इसको आगे जाके एक सोशल थ्योरिस्ट हैं सी राइट मिल्स, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक टर्म दी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता क्या है? सी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है कि इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड a particular a familiar situation in new ways, and it gives you an insight into that one particular situation from different perspectives. कहने का मतलब ये है कि आप फॉर इंस्टेंस आप सपोजिंगली आप एक बस स्टॉप पे हैं और आपको बस स्टॉप पे एक लड़की दिखाई दी है जो कि बैठ के रो रही हैं। तो आपके दिमाग में क्या एक ही रीज़न आएगा कि ये अच्छा इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही रो रही होगी, या हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई 5 रीज़न्स आ जाए कि शायद से ये गिर गई है, इसे चोट लग गई है इसलिए रो रही है, या शायद से इसकी बस मिस हो गई है, रात बहुत हो रही है, इसको डर लग रहा है इसलिए रो रही है, या शायद किसी ने इससे छीना-झपटी करी या कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से रो रही है। तो आपके पास काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो सी राइट मिल्स ने इसी चीज़ को एक टर्म दी, इसी चीज़ के लिए एक टर्म दी जिसको उसने बोला सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, कि एक सोशियोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक ही व्यू से नहीं देखता है, वो उसको पूरा 360 घुमा के देखता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है। तो सी राइट मिल्स के हिसाब से sociology helps us to to understand different reasons for a particular familiar situations. Okay, got it? Let's move on. तो हमने पहले भी पढ़ा सोशियोलॉजी की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज shows us that society can be structured in different ways, and it shows us that changes and transformation are a part of human living. Now इसमें जो गाइज इस डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है सोसाइटी कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट वेज, यहाँ पे जो वर्ड है स्ट्रक्चर्ड का मतलब बेसिकली है सोशल फोर्सेस। अगेन जैसे मैंने आपको समझाया था पहले कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक
पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है। वाई? बिकॉज उस सोसाइटी की जो सोशल फोर्सेस होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उसे कंपेल करते हैं उस तरीके से बिहेव करने में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं। लेट्स से उस सोसाइटी को ले लेते हैं एज दिल्ली। ओके, लेट्स टेक दिल्ली एज अ सोसाइटी। नाउ दिल्ली इज़ अ सोसाइटी। अब दिल्ली में जो जितनी भी फैमिलीज़ रहती होंगी, और आप लोग जानते होंगे कि जिन जिन फैमिलीज़ में से गर्ल्स रहती हैं, डॉटर्स हैं, वो फैमिलीज़ अपनी डॉटर्स को क्या कहते हैं कि आप घर शाम को 6 या 7 बजे तक वापस आ जाएंगे, राइट? राइट। सो अगर हम इसी सैम्पल साइज़ की एक और सिटी लेंगे, से इन एन XYZ कंट्री विच इज़ से 10 टाइम्स मोर सेफर दैन इंडिया, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उस सिटी की भी फैमिलीज़ अपनी डॉटर्स को यही बोलेंगी, यही इंस्ट्रक्शंस देंगी कि आप देखिए 6-7 बजे तक वापस घर आ जाइएगा? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो उस सोसाइटी के सोशल फोर्सेस से कंपेल हुआ है। तो उस सोसाइटी के सोशल फोर्सेस, यानी कि इस केस में अगर हम सोशल फोर्स को लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट या लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, अगर उस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसके सोशल फोर्सेस जो कि इस केस में लॉ एंड ऑर्डर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी रीज़न की वजह से जो उनकी फैमिलीज़ है दे आर मोर कंफर्टेबल कि उनकी लड़कियां रात को लेट भी आएँ तब भी चलेगा, तब भी वो सेफ़ हैं, राइट? कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो बिहेव करती है एक पर्टिकुलर तरीके से, वो इसीलिए बिहेव करती है क्योंकि उसके पीछे रीजंस होते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसके स्ट्रक्चरल जो रीजंस हैं, उसके जो सोशल फोर्सेस हैं, वो उसको कंपेल कर रहे हैं उस तरीके से बिहेव करने के लिए। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि society is directly or indirectly affected by the structural and social forces operating within it, right? Okay, so next हम अभी तक हमने पढ़ लिया है सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम आ जाते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी जहाँ से सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है एज अ सब्जेक्ट, वो इमर्ज हुआ कैसे। तो इस इमर्जेंस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वेस्टर्न यूरोप ने एक ट्रांजिशन देखा था फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सोसाइटी टू अ मॉडर्न सोसाइटी। और जब ये मॉडर्न सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, ये पीरियड ऑफ मॉडर्निटी इस्टेब्लिश हुआ यूरोप में, उसके बाद ही सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन वेस्टर्न यूरोप। तो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉडर्निटी। तो व्हेन आई टॉक ऑफ मॉडर्निटी, आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आती है? एटलीस्ट मेरे दिमाग में फर्स्ट चीज़ आती है ये, दैट इज़ मॉडर्निटी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ट्रेडिशनल या विच इज़ ऑपोजिट टू वॉट इज़ ट्रेडिशनल। तो इस इमेज के हिसाब से मॉडर्न मेरे लिए है somebody who is wearing 3-piece सूट, एंड ट्रेडिशनल वो है जो कि कम्प्लीटली ट्रेडिशनल अटायर में है। जैसे जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के रहने वाले होते हैं, उनका अटायर एकदम जैसे लेफ़्ट में इमेज है वैसी होती है, और जो मॉडर्न होगी उससे उन लोगों का अटायर जैसे हमारी राइट में इमेज है वैसी होती है। However, for Western European society, after the transition from a traditional to a modern society, उनके लिए जो मॉडर्न सोसाइटी थी, it was something like this. It meant Renaissance. Renaissance का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, पर आपको मैं जिस्ट दे रही हूँ कि उनके लिए मॉडर्निटी मेंट व्हाट। उनके लिए मॉडर्निटी मेंट फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेसिव रूल ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग्स, freedom from monarchy, freedom to think, freedom to profess, freedom to establish equality, freedom of modern outlook, freedom to talk, to preach, to write, to talk against the Roman Catholic Church। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे पोप को एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था, एंड पोप का जो वर्ड होता था इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सैक्रोसैंट। तो मॉडर्निटी इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी वॉज अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। मॉडर्निटी के टाइम पर वेस्टर्न यूरोप में लोग पोप की चीज़ों को सैक्रोसैंट नहीं मानते थे। दे बिलीव्ड इन लॉजिक, दे बिलीव्ड इन रीज़न।
they were encouraged to actually challenge the existing notions. उस टाइम पर प्रायर टू मॉडर्न सोसाइटी इन यूरोप सुपरस्टिशियस, जैसे हमारी कंट्री में बहुत लोग सुपरस्टिशियस हैं, सुपरस्टिशन में बहुत लोग बिलीव करते थे, जो डॉगमास थे उनको वो उनको बहुत माना जाता था. पोप का वर्ड वॉज कंसिडर्ड द अल्टीमेट. इनफैक्ट आप आगे जाके पढ़ोगे, पोप वॉज इवन सुपीरियर टू द किंग, यानी जो पोप ने कह दिया वो किंग भी उसको मानता था. तो इस तरह की चीज़ें दे वर ऑल चैलेंज्ड इन दिस रेनेसांस पीरियड. इस पीरियड को हम बोलते हैं एनलाइटेंड पीरियड, एनलाइटनमेंट पीरियड. ओके, सो व्हाट इज मॉडर्निटी? सिंपल वर्ड्स में हम पहले ही बता चुके हैं कि मॉडर्निटी इज व्हाट वी कॉल एज द ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. व्हाट इज नॉट मॉडर्न इज व्हाट इज ट्रेडिशन, राइट? तो वी कैन से दैट इफ ट्रेडिशन लुक्स टू द पास्ट, मॉडर्निटी विल लुक टू द फ्यूचर. ठीक है, तो वैजना ने भी मॉडर्निटी को बोला था कि इट इज़ एसोसिएटेड विद ओपन होराइजन टू द फ्यूचर. ही एसोसिएटेड मॉडर्निटी विद प्रोग्रेस. ही सेड दैट progress is what is modernity. Progress after radical, novel and unique institutional arrangement. अब इनके हिसाब से जो ये radical, novel and unique institutional arrangement है, ये था क्या? तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में मिडीवियल टू मॉडर्न ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, इट वॉज propagated, it was propelled by few revolutions. Now these revolutions were Industrial Revolution, the French Revolution, the Scientific Revolution and the Commercial Revolution. And it is only after these revolutions that even sociology emerged as a subject in Europe. Okay, तो वैजना ने हमें बोला था कि modernity is associated with the open horizon of future with unending progress towards better human conditions brought about by radically novel and unique institutional arrangements, that is Industrial Revolution, French Revolution, Scientific Revolution and Commercial Revolution. Similarly, please note down कि एक और Swedish social theorist थे, Goran Thorbjorn, Goran. इन्होंने मॉडर्निटी को एसोसिएट किया था विद वर्ड्स लाइक एडवांसमेंट, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, ग्रोथ, अक्यूमुलेशन, एनलाइटनमेंट. उन्होंने कहा था कि मॉडर्निटी is synonymous to all these words. तो just make a note of it. It can be very useful for your mains answer writing. So जाहिर सी बात है, हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमारी मॉडर्न हुई थी सोसाइटी, तो इससे पहले एक सोसाइटी एक टाइप की सोसाइटी होती होगी जो कि मॉडर्न नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी. सो आइए देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी एग्जिस्टेड इन यूरोप प्रायर टू दिस मॉडर्न एरा, प्रायर टू दिस एनलाइटनमेंट पीरियड. सो फर्स्ट है कि यूरोप प्री रेनेसांस वॉज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का क्या मतलब हुआ कि डॉगमास में लोग बिलीव करते थे, सुपरस्टिशन में लोग बिलीव करते थे, चर्च को बहुत मानते थे. पोप वॉज कंसिडर्ड द विकर ऑफ क्राइस्ट. आगे जाके आप पढ़ेंगे, विकर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट. तो जो पोप ने बोल दिया दैट वाज कंसिडर्ड द अल्टीमेट वर्ड, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था. एनीबडी हु चैलेंज द वर्ड्स ऑफ पोप वाज पनिश्ड ब्रूटली. पीपल बिलीव्ड इन विचेस. तो इस टाइप की सोसाइटी को कहते हैं हम ट्रेडिशनल सोसाइटी. नो साइंटिफिक इनोवेशन वाज एनकरेज. इनफैक्ट आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एवरीथिंग वाज नॉट, नथिंग वाज एनकरेज. लैंड वाज सेंट्रल टू इट्स इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ लैंड, अनलाइक मनी जो इस टाइम पे सेंट्रल टू इकोनॉमिक सिस्टम, उस टाइम पे लैंड वाज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम. तो रिच उसको माना जाता था, या इकोनॉमिकली रिच उसको माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड होगी. और उस टाइम पे लैंड को हम बोलते थे एस्टेट, या जो फ्यूडल सिस्टम में जो वर्ड फ्यूडल है उस दैट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड फीफ. फीफ का मतलब होता है लैंड. तो अगेन इट वाज अ लैंडेड सिस्टम इकोनॉमी. ओके, देन सोसाइटी वाज डिमार्केटेड बाय क्लासेस. नाउ क्लासेस मतलब जैसे क्लासेस हो गई क्लर्जी, नोबल्स, लॉर्ड्स, नाइट्स, पेजेंट्स. इस तरह के कैटेगोरिकल क्लासेस वर डिमार्केटिंग पीपल, राइट. जैसे हमारी इंडिया में इट इज़ अ कास्ट सिस्टम, यूरोप में it was class system. Religion formed the cornerstone of the society, right? Family and kinship was central to the lives of the people, and monarchy was also firmly rooted. That is, kingship prevailed, kingship was worshipped.
ऑल्सो गाइज यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट रिलीजन वो स्टॉन्च इस टाइम पर, मतलब मैंने पहले आपको बताया कि चर्च में चर्च वॉज सुप्रीम, पोप वॉज कंसिडर्ड एज द विकर ऑफ क्राइस्ट. तो पोप और रोमन कैथलिक चर्च इट यूज टू प्रोपोगेट व्हाट इज़ मॉरल एंड व्हाट इज़ नॉट मॉरल. तो चर्च बताते थे कि अगर आपको हेवन तक जाना है, अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना है, तो आपको एक बहुत ही सिली सी चीज़ वो प्रोपोगेट करते थे कि हर पेजेंट को 1/3 अपना शेयर, मतलब 1/3 अपनी उनकी जो इनकम होती थी वो चर्च को देनी होती थी, और अगर वो ये देते रहेंगे तो उनको सीधा हेवन की प्राप्ति होगी. इस टाइप की वो बहुत सुपरस्टिशियस चीज़ें प्रोपोगेट करते थे. तो इस टाइप की सोसाइटी एग्जिस्टेड प्रायर टू मॉडर्निटी. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज एनलाइटनमेंट पीरियड, जिसकी हम इतने तेज़ी से बात कर रहे हैं. अगेन आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, बट लेट्स सी इन डिटेल. It was the period of change in European society that embodied the spirit of new awakening in French philosophers of 14th to 15th century Europe. इस टाइम पर फ्रेंच के जो फिलोसोफर्स हैं एक न्यू अवेकनिंग हुई थी, और ये अवेकनिंग बेसिकली क्यों हुई थी, क्योंकि इनको फ्रीडम मिली थी टू थिंक. पहले फ्रीडम टू थिंक ही नहीं थी, तो अवेकनिंग क्या होगी. बट इट वॉज ओनली इन दिस पीरियड दैट दे गॉट द फ्रीडम टू थिंक, सो दे थॉट. दे गॉट द फ्रीडम टू राइट, सो दे रोट, एंड देन केम द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. तो एनलाइटनमेंट को हम कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली अ ब्रेक फ्रॉम ओल्ड oppressive traditional way of life and a shift towards a rational thinking and a new way of life which looks at reality rationally. Rationally का मतलब क्या हुआ कि this type of reality it encourages individuals to actually question, to consider nothing to be sacrosanct, right? तो इस टाइम पे even the church, even the monarch, they were all questioned. जो भी डॉगमास थे, जिनको जो भी सुपरस्टिशन थे, उन सबको लॉजिकली उन सबको क्वेश्चन किया जाता था. ओके और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आए कैसे थे? ये चेंजेस आए थे जो हमने रेवोल्यूशंस पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन चीज़ों की वजह से. So, what were the changes that were brought about by the French and the Industrial Revolution? Number one, the old classes were questioned, right? They were overthrown and new classes emerged. New ideas emerged because of the freedom to think, right? To freedom to write, freedom to speak. Religion was questioned and it soon lost its importance. Soon lost its importance का ये मतलब नहीं है कि religion एकदम से ख़त्म हो गया था, पर जो उसको एक सैक्रोसैंट पोजीशन पे रखा गया था कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है और जो करना है वो इसी के लिए करना है, वो चीज़ हट गई थी. वो चीज़ was no more there. Family loyalties gave way for ideological commitments. Monarchy was overthrown. Democracy was established, and also जो position of women है it improved, because the more educated you are, the more progressive you are, the more you think for the upliftment of each and every section of the society and even the women. So guys, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि because of the industrial revolution the new ideas they emerged. So what were these ideas basically? तो ये ideas थे that nature and society can be scientifically studied and that human beings are essentially rational, कि they are logical and they have infinite potential. इसके चलते हुआ ये कि जो चर्च का एक सुप्रीम कंट्रोल था ओवर द मासेस, इट कम्प्लीटली वैनिश, इट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ. क्यों? क्योंकि अब रैशनैलिटी आ गई. अब ये थिंकिंग आ गई कि ह्यूमन बींग्स जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दे हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, दे हैव द पोटेंशियल टू थिंक. अभी तक तो ये था कि द चर्च वॉज डूइंग थिंकिंग ऑन देयर पार्ट. चर्च बताती थी कि नहीं, भगवान डायरेक्टली ये कहता है और आपको यही करना है इन ऑर्डर फॉर यू टू एक्चुअली अचीव योर परफेक्ट आफ्टर लाइफ. बट आफ्टर एनलाइटनमेंट हुआ ये कि पीपल गॉट द आइडिया कि ओ वी कैन थिंक, वी एक्चुअली पोजेस द माइंड टू थिंक, वी कैन थिंक व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज नॉट मॉरल. तो इसकी वजह से जो चर्च का एक कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था ऑन पीपल, जिसको ब्लाइंडेड ट्रस्ट आप कह सकते हो, जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे लोग चर्च को, वो चला गया. राइट नाउ गाइस, एक छोटी सी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये जो आउटलुक है दिस डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बट
it crystallized because of the French and the Industrial Revolution. कहने का मतलब ये है कि ये जो चेंज हुआ, दिस चेंज इन थिंकिंग, दिस डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़, ये तो हुए थे कमर्शियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से. क्यों? क्योंकि जब कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, तो हुआ ये कि द वर्ल्ड, पीपल गॉट एक्सपोज टू वट एवर इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. They got exposed to the intellectually superior ideas, and they got exposed to much more enlightened thinking of rest of the world, जिसकी वजह से they realized कि whatever we were being taught by the Roman Catholic Church, by the Pope, इट इज़ ऑल फॉल्सिफाइड ट्रूथ, इट इज़ नॉट ट्रू. ये जो चीज़ें हमें पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे. तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन की वजह से तो ये न्यू आउटलुक बना था. पर ये आउटलुक लोगों के दिमाग में बैठ गया किसकी वजह से? फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स नॉट नीडेड, बट just remember that French Revolution lasted from 1789 to 1799, and Industrial Revolution it lasted from 1760 to between 1820 to 1840. Just आपको एक frame of reference के लिए आपको याद रहना चाहिए ये. Okay. So guys, it's important for you to remember that to understand the emergence of sociology in Europe, we need to appreciate the relationship that exists between the society and the ideas so developed. See, this is because there is always a connection between the social conditions of a particular period and the ideas that emerge, the ideas that dominate that period. Okay. For instance, let's take the example of India, okay, and the Indians and India under the mighty colonial rule. Now, in this, all this led to the emergence of ideas of writing, of campaigning, and building a social base for launching mass movements like civil disobedience movement, non-cooperation movement. Now, ये सब क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमारी जो social conditions थी इंडिया में, जो कि माइटी colonial rule के अंडर थी, they compelled such changes, they compelled such ideas to emerge. ओके, सो सिमिलरली यूरोप में जो सिचुएशंस थी उस टाइम पर, जिनको डिटेल में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, they compelled the ideas that developed within the sociologists that came out of Karl Marx, that came out of Emile Durkheim और Max Weber. ये जितने भी हम अभी sociologists पढ़ने वाले हैं, ये जो ideas लाए थे, they were all in correlation with the social conditions that prevailed in Western European society at that point in time. So finally guys, we are drawing to an end. So I would like to finally say that the roots of the ideas developed by early sociologists of 18th century Europe were also rooted in the social conditions that prevailed at that time. And so the emergence of sociology as a scientific discipline can be traced back to this period which we term as the Enlightenment period. So with this, I would like to end this particular lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, stay tuned and stay happy. Thank you. Bye-bye.